हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th की बुक मैं पढ़ा रही हूँ। 10th तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 6 से मैंने शुरुआत की थी, 10th तक कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है और अब मैंने 11th के बुक की शुरुआत कर दी है और पहला चैप्टर पढ़ा दिया है और दूसरा चैप्टर आधा पड़ गया है। दूसरा चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। तो आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है इसके पहले वाली वीडियो में। आज उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रैक्टिस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर के पेपर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो ये बुक्स मैंने पढ़ाई हैं इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने पहले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। इसमें स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में बताया गया है। लेसन का नाम ही है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो आधा तो कंप्लीट हो गया है। चलिए, लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सन 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर निराशा फैली। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तो लोगों में बहुत निराशा हो गई थी। जनता में पस्ती आ गई। सिद्धांत, पार्टियां और राजनीति, हर चीज टूटती बिखरती दिखाई देने लगी। राष्ट्रीय आंदोलन की पस्ती के इस काल में सांप्रदायिक झगड़ों की जहरीली हवा देश में चलने लगी। मुस्लिम लीग ने फिर अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया। उसके जवाब में हिंदू महासभा संकुचित और प्रतिक्रियावादी ढंग से प्रचार करने लगी। कांग्रेस के नेताओं के एक हिस्से ने, जिसका प्रतिनिधित्व देशबंधु और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते थे, बारदोली के फैसले के बाद एक नया मोड़ लेने की कोशिश की। उनका सुझाव था कि कांग्रेसी नेताओं को चुनाव लड़कर विधान परिषदों में प्रवेश करना चाहिए और वहां पर अंग्रेजी सरकार के अलोकतांत्रिक और दमनकारी चरित्र का पर्दाफाश करना चाहिए। इन नेताओं ने कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग की थी। इसीलिए परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी नेताओं के आपस में मतभेद थे। परिवर्तनवादी नेताओं ने स्वराज पार्टी भी बना डाली, लेकिन उन्होंने अपने मतभेदों से राष्ट्रीय आंदोलन की एकता पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। यानी आपसी मतभेद थे, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय आंदोलन की एकता पर नहीं पड़ा है। आगे लिखा है, दोनों कांग्रेस के भीतर ही रहे और अपनी अपनी गतिविधियां करते हुए दोनों ने एक दूसरे को यथासंभव सहयोग दिया। जब संघर्ष का समय आया तो दोनों एक बार फिर इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ते हैं। यानी कि इनमें आपस में मतभेद तो थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये अलग हो जाएं। ये पार्टी में साथ साथ ही रहे, एक दूसरे का सहयोग भी किया और जब संघर्ष का समय आया तो फिर से इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ते हैं। 22 नवंबर 1927 को लंदन से ब्रितानी मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि नियत समय से 2 साल पहले ही एक शाही आयोग की नियुक्ति का निर्णय किया गया है। ये तारीख याद रखिएगा। यानी कि नियत समय से पहले 2 साल पहले ही एक शाही आयोग की नियुक्ति का निर्णय किया गया, जो यह समीक्षा करेगा कि भारत और अधिक सुधारों तथा संसदीय जनतंत्र के योग्य हुआ है या नहीं। आयोग के अध्यक्ष हुए एक अंग्रेज, सर जॉन साइमन, और इस प्रकार आमतौर पर उसे साइमन आयोग की संज्ञा दी गई।
उसके सातों सदस्य अंग्रेज थे। तो ये भी याद रखिएगा, जो साइमन कमीशन है उसमें 7 सदस्य थे और सातों ही अंग्रेज थे। सारे भारत में इसकी तत्काल और व्यापक प्रतिक्रिया हुई। जिस आयोग को भारत का राजनीतिक भविष्य निश्चित करना हो, उसकी सदस्यता के लिए एक भी भारतीय को काबिल नहीं माना गया। यानी इस आयोग को भारत का राजनीतिक भविष्य निश्चित करना था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। यह भारत के लिए अपमानजनक बात थी, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये भारतवासियों के लिए एक अपमान की बात थी कि ये जो आयोग है ये भारत की राजनीतिक भविष्य तय करेगा, लेकिन इसमें भारतीय कोई भी नहीं है, सभी अंग्रेज हैं। आगे लिखा है, कांग्रेस के अंदर एक नया गरम दल बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया वाम पक्ष प्रकट होने लगा। सन 1927 ईस्वी के अंत में जवाहरलाल नेहरू 1.5 साल तक यूरोप का दौरा करने के बाद भारत लौटे। उन्होंने यूरोप में समाजवादी क्षेत्रों और उनके विचारों से संपर्क कायम किया था। सन 1927 ईस्वी के आखिर में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। इसमें भी नई वामपंथी प्रवृत्तियां दिखाई दी और यह स्पष्ट हो गया कि खासकर नौजवानों में उनका बहुत असर हुआ है। तो 1927 ईस्वी का आखिरी चरण था और जवाहरलाल नेहरू 1.5 साल तक यूरोप का दौरा करने के बाद भारत लौटे थे। उन्होंने यूरोप में समाजवादी क्षेत्रों और उनके विचारों से संपर्क साधा था। सन 1927 ईस्वी के आखिर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? मद्रास में। इसमें नई वामपंथी प्रवृत्तियां भी दिखाई दी और यह स्पष्ट हो गया कि खासकर नौजवानों में उनका बहुत असर हुआ है। आगे लिखा है, मद्रास अधिवेशन ने सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत एवं सुभाष चंद्र बोस द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया था। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय हुआ। साथ ही यह भी फैसला किया गया कि नए विधान की सरकारी योजना के मुकाबले में भारतीय योजना बनाने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन और उसमें कांग्रेस भाग ले। आगे लिखा है, कांग्रेस ने साम्राज्यवादी विरोधी लीग में शामिल होना स्वीकार किया। नेहरू और सुभाष बोस युवाओं के और कांग्रेस के अंदर बढ़ती हुई वामपंथी प्रवृत्तियों के मुख्य नेता समझे जाते थे। वे कांग्रेस के सेक्रेटरी नियुक्त कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 1928 को जैसे ही साइमन और उनके साथी मुंबई में उतरे, कार्यवाही शुरू हो गई। तो ये तारीख याद रखिएगा, 3 जनवरी 1928। साइमन और उनके साथी मुंबई में आए तो कार्यवाही शुरू हो गई, यानी कि विरोध होने लगा। उस दिन सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा लोगों ने सामूहिक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, काले झंडे दिखाए, यानी पूर्ण रूप से साइमन कमीशन का विरोध किया गया। आगे बढ़ते हैं। साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अंधारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड विरकेनहेड भी लगातार यह राग अलाप रहे थे कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए सर्वसम्मति से कोई ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रस्ताव जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भी स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। तो जो सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए थे, इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया है, ये भी याद रखिएगा। वही इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक थे। इसमें कहा गया है कि भारतीय सरकार को डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज परिस्थिति की हैसियत रखने वाली सरकार होना चाहिए। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया तथा जिसके आधार पर इसमें पूर्व के संवैधानिक सुधार किए गए थे।
आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट। इसी में कहा गया है कि भारतीय सरकार को डोमेनियन स्टेटस यानी कि अधिराज्य परिस्थिति की हैसियत रखने वाली सरकार होना चाहिए और इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कराने में गांधी जी को काफी दिक्कत हुई। उन्होंने जो प्रस्ताव बनाया था उसमें कहा गया था कि इस रिपोर्ट का मतलब यह नहीं है कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य छोड़ दिया जाए और अगर सरकार 31 दिसंबर 1929 तक यह रिपोर्ट मंजूर नहीं कर लेती तो कांग्रेस एक बार फिर अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन छेड़ेगी और इस बार इसे करबंदी से प्रारंभ करेगी। तो प्रस्ताव जो बनाया गया था उसमें क्या कहा गया कि इस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि पूर्व स्वतंत्रता का लक्ष्य छोड़ दिया गया है, वो लक्ष्य अभी भी है, लेकिन अगर सरकार 31 दिसंबर 1929 तक यह रिपोर्ट मंजूर नहीं करती है तो कांग्रेस एक बार फिर क्या करेगी, अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन और इसे करबंदी से प्रारंभ करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, कांग्रेस का होने वाला अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगामी वर्ष में संघर्ष छेड़ा जाने वाला था, इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और अपनी जगह इंडिपेंडेंस लीग तथा युवकों के नेता जवाहरलाल नेहरू, जो समाजवाद से सहानुभूति प्रकट कर चुके थे, नामजद कर दिया। यानी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, गांधी जी को, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना नाम वापस ले लिया और अध्यक्ष किसे बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उस समय अपनी पसंद के हक में दलील देते हुए गांधी जी ने नेहरू के बारे में कहा कि देश प्रेम में कोई भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। वह वीर और भावुक हैं और इस समय इन गुणों की बड़ी आवश्यकता है। आगे लिखा है, लेकिन संघर्षों में दृढ़ता और भावुकता का परिचय देने के साथ साथ उनमें एक राजनीतिक के विवेक से काम लेने की क्षमता भी है। तो ये किसने कहा है, गांधी जी ने नेहरू जी के बारे में कहा है। वह अनुशासन प्रेमी है और अपने कार्यों द्वारा यह सिद्ध कर चुके हैं कि उनमें असहमत होते हुए भी फैसलों को मानने की क्षमता है। वह विनम्र स्वभाव के हैं और इतने व्यवहारिक भी हैं कि कभी भी हवा में नहीं उड़ते। उनके हाथों में देश बिल्कुल सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। सन 1919 के आखिर में लाहौर अधिवेशन हुआ। यह ऐलान किया गया कि नेहरू रिपोर्ट का समय बीत गया है, आगे से कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वराज रहेगा और जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षीय भाषण आंदोलन के लिए हरकत में आने का प्रेरक आह्वान था। विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त करने के लिए अब हमें आंदोलन करना है और साथियों, आप लोग और देश के सभी लोग इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। ये किसने कहा है, ये नेहरू जी का अध्यक्षीय भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें आंदोलन करना है और आप सभी लोग यानी देश के सभी लोग इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। नेहरू ने यह बात साफ की कि मुक्ति का मतलब विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना भर नहीं है। मुझे साफ साफ स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। आगे लिखा है, आधी रात को जब पुराना साल खत्म हुआ और सन 1930 प्रारंभ हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और ये बात जो यहाँ पर लिखी हुई है ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है। हर जगह विराट प्रदर्शन और सभाएं हुई और जिनमें पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा की गई। जनता ने घोषणा की कि अंग्रेजी राज को अब और मानना मनुष्य और भगवान के प्रति पाप करना है और अपना विश्वास प्रकट किया कि यदि हम सरकार से स्वेच्छापूर्वक सहयोग करना और उसे कर देना बंद कर दें
और उकसाए जाने पर भी हिंसा न करें तो यह अमानुषिक राज अवश्य ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी सन 1929 ईस्वी में लाहौर में हुई। कांग्रेस में यह अधिकार गांधी जी को दिया गया था कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ें। इस आंदोलन में कर अदा न करना भी शामिल था। इसने विधानसभा के सदस्यों से विधायक पद से इस्तीफा देने का भी आह्वान किया था। सन 1930 ईस्वी के मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपनी इच्छा से और जब और जिस जगह से चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ कर सकते हैं। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री न्यूनतम मांगों को वायसराय लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री न्यूनतम मांगे वायसराय को प्रस्तुत की थी, लेकिन लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था और उसने ये मांगे अस्वीकार कर दी थी। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा अभियान का नेतृत्व कर गांधी जी ने अपनी राजनीतिक कुशलता का अपूर्व परिचय दिया। उन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ नमक पर कर हटाने को लेकर दांडी यात्रा से किया। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित ग्राम दांडी में गांधी द्वारा आगे लिखा है, कांग्रेस की कार्यकारिणी सन 1929 ईस्वी में लाहौर में हुई। कांग्रेस में यह अधिकार गांधी जी को दिया गया था कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ें, यानी यह अधिकार गांधी जी को कांग्रेस ने दिया था। इस आंदोलन में कर अदा न करना भी शामिल था। इसने विधानसभा के सदस्यों से विधायक पद से इस्तीफा देने का भी आह्वान किया था। सन 1930 ईस्वी के मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपनी इच्छा से जब और जिस जगह चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर सकते हैं। तो ये अधिकार गांधी जी को दिया गया कि जब और जिस जगह वे चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री न्यूनतम मांगों को वायसराय लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी ने 11 सूत्री न्यूनतम मांगे प्रस्तुत की थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा अभियान का नेतृत्व कर गांधी जी ने अपनी राजनीतिक कुशलता का अपूर्व परिचय दिया। उन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ नमक कर हटाने को लेकर दांडी यात्रा से किया। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित ग्राम दांडी में गांधी जी द्वारा नमक कानून को तोड़ने का उदाहरण देश में सर्वत्र अनुकरणीय बन गया। अपने निर्धारित स्थान को पहुंचने के लिए गांधी जी ने अपने साथियों के साथ पैदल 200 मील यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वहां नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो ये आप याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को। और गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी अपने साथियों के साथ, 200 मील की यात्रा थी और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। इसका चमत्कारिक प्रभाव पड़ा और देश के हजारों लोगों ने नमक कानून की अवज्ञा कर नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही यह एक महान आंदोलन बन गया। हजारों महिलाएं घरों की 4 दीवारियों से बाहर निकलकर शराब की दुकानों पर धरना देने लगीं।
इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वदेशी वस्त्र को प्रोत्साहन देने हेतु विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया तथा उसकी सरेआम होली जलाई गई। यानी जो विदेशी वस्तुएं थी उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी इस आंदोलन के उक्त कार्यक्रमों को सीमाओं में ही रखना चाहते थे, लेकिन यह शीघ्र ही इन सीमाओं को पार कर गया। इस समय विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। भारत की आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई थी। इस कारण भारत में बेरोजगारी का प्रकोप बढ़ रहा था। यानी आर्थिक मंदी का दौर था और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी। श्रमिकों ने हड़ताल करना आरंभ कर दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़कर आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। सरकार ने किसानों को जमीन से बेदखल करना आरंभ कर दिया। जनता में आंदोलन के लिए ज्यों-ज्यों उत्साह बढ़ रहा था, उधर सरकार का दमन चक्र दिन पर दिन क्रूर होता जा रहा था। यानी जनता में उत्साह बढ़ रहा था और लगातार सरकार का जो दमन चक्र था वह क्रूर होता जा रहा था। यानी सरकार जो है अब क्रूरता अपनाने पर आ गई थी। आगे लिखा है, सरकार ने नए नए अध्यादेश जारी किए, प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए, गोलियों से सत्याग्रहियों को भूना गया, उनकी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली, हजारों लोग जेलों में बंद कर दिए गए। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के पठानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने नए नए अध्यादेश जारी किए। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें डंडों से पीटा गया, यानी उन पर लाठियां बरसाई गई, गोलियों से सत्याग्रहियों को भूना गया, उनकी संपत्ति थी उसे जब्त कर लिया गया, हजारों लोग जेल में बंद कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश सरकार के कठोर व क्रूर अत्याचारों से महात्मा गांधी का दिल दहल गया। उन्होंने गवर्नर जनरल को इस आशय का एक पत्र लिखा, परंतु कोई उसका असर नहीं पड़ा। जब महात्मा गांधी ने धारा सना के नमक कारखानों पर अधिकार करने की घोषणा की तो 5 मई 1930 को उन्हें बंदी बना लिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, गांधी जी ने पहले तो पत्र लिखा गवर्नर जनरल को इस आशय का, जो लगातार सरकार के द्वारा लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे, जो आंदोलनकारी थे उन पर अत्याचार हो रहे थे, तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, एक पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर गांधी जी ने क्या किया, धारा सना के नमक कारखानों पर अधिकार करने की घोषणा की तो उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की उग्र प्रतिक्रिया हुई, अधिकांश नगरों में हड़ताल रखी गई। बंबई के 50,000 मजदूर काम छोड़कर सड़कों पर आ गए। मिल मजदूरों की हड़ताल की खबर फैलते ही रेलवे कारखाने के श्रमिक हड़ताल पर आ गए। बंबई के औद्योगिक नगर सोलापुर में आंदोलन ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आगे लिखा है, सन 1930 ईस्वी का सबने अवज्ञा आंदोलन इतना व्यापक तथा उग्र होगा, इसका अनुमान ब्रिटिश सरकार भी नहीं लगा सकी थी। आंदोलन के करबंदी, लामबंदी, शराबबंदी, नमक सत्याग्रह, गांजा, भांग और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल व कॉलेजों में एवं अदालतों का बायकाट आदि कई रूप इस आंदोलन ने धारण किए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन आशातीत रूप से सफल रहा। जुलाई के प्रारंभ तक भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं बचा था जहां इस आंदोलन का असर न पड़ा हो। असहयोग आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन को महिला वर्ग का अधिक सहयोग मिला। इस आंदोलन की दूसरी विशेषता यह रही कि इसमें किसानों ने अपना सक्रिय योगदान दिया। बिहार और गुजरात में किसान इस आंदोलन में अग्रणी रहे। आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हर संभव उपाय किए, पर वह असफल रही। इस
इसी अंतराल में गोलमेज सभा की योजनाएं प्रगति करती गईं। ब्रिटिश सरकार गांधी और कांग्रेस का सहयोग पाने को आतुर थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब इस निष्कर्ष पर आ पहुंची थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई संविधान संबंधी योजना सफल नहीं हो सकती। अतः गवर्नर जनरल ने तेज बहादुर सप्रू के माध्यम से गांधी जी के माध्यम से कांग्रेस के साथ समझौते के प्रयास आरंभ करिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने पढ़ लिया और इसका प्रभाव पूरे देश में रहा और ये पूर्ण रूप से सफल भी रहा है। चलिए अब लिखा है गांधी इरविन समझौता। लिखा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, अतः इरविन ने गांधी जी को 19 फरवरी 1931 को मिलने बुलाया। उनकी वार्ता 15 दिन तक चलती रही। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस कार्य समिति पर लगाया गया प्रतिबंध उठा लिया गया। 26 फरवरी को गांधी जी सहित समिति के सभी सदस्य बिना शर्त के रिहा कर दिए गए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ और समझौते के प्रावधान क्या थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखा है ब्रिटिश सरकार ने सभी अध्यादेशों तथा अभियोगों को वापस ले लिया तथा हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त के अलावा सभी सत्याग्रही मुक्त कर दिए गए। यहाँ पर समझौते के प्रावधान लिखे हुए हैं। दूसरा क्या है, सत्याग्रहियों की जब्त संपत्ति वापस लौटा दी गई। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरी गोलमेज सभा में कांग्रेस ने सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने शराब की दुकानों व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरने का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया। और छठवां प्रावधान है, समुद्र किनारे के समीप बसने वाले व्यक्तियों को बिना टैक्स नमक बनाने की अनुमति दी गई। तो ये है गांधी इरविन समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त प्रावधानों से ज्ञात होता है कि महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत हद तक सफल रहे, परंतु गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सभा में गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए, परंतु साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने दी। अतः गांधी जी दिसंबर 1931 में स्वदेश लौट आए और जून 1932 में दूसरी गोलमेज सभा स्थगित कर दी गई। भारत लौटते हुए उन्होंने देखा कि उनके दिल्ली समझौते का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा था। भारत के नए वायसराय विलिंगडन ने अपना दमन चक्र आरंभ कर दिया। वायसराय तथा भारत सचिव ने महात्मा गांधी को पुनः बंदी बनाकर अपनी अनुदार नीति का परिचय दिया। वायसराय ने कांग्रेस का दमन करने हेतु 4 जनवरी 1932 को 4 अध्यादेश जारी कर दिए। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना आम बात हो गई। सामूहिक जुर्माने किए गए। हजारों स्त्री पुरुष पुनः जेलों में ठूस दिए गए। सन 1932 का आंदोलन भी समस्त देश में फैल गया। इसमें आमतौर पर लोगों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। सरकार ने समझा था कि यह आंदोलन 6 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, परंतु वह कई महीनों तक चलता रहा। उधर अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने अपना सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सूचना दी कि यदि दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया गया तो वे 30 दिसंबर से आमरण अनशन आरंभ कर देंगे। सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ, परंतु दलित वर्ग के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन को वापस कराने का वायदा कर गांधी जी का अनशन तुड़वाया। तो पहले तो गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सूचना दी थी कि यदि दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया गया तो वे 30 सितंबर से आमरण अनशन आरंभ कर देंगे, लेकिन सरकार का इस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर दलित वर्ग के नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन को वापस कराने का वायदा कर गांधी जी का अनशन तुड़वाया। यह सन 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट कहलाता है।
ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 8 मई 1933 को पुनः 21 दिन का अनशन किया। किसने किया? गांधी जी ने। वायसराय से उन्होंने पुनः मिलने का प्रयास किया, परंतु उसने स्पष्ट कह दिया कि पहले आंदोलन समाप्त करो। इस पर गांधी जी ने जुलाई 1933 में सामूहिक आंदोलन समाप्त कर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की घोषणा की। यानी कि गांधी जी ने क्या कहा कि सामूहिक आंदोलन समाप्त कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की उन्होंने घोषणा कर दी। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की समस्त संघर्ष समितियां समाप्त कर दी गईं। इस पर भी अगस्त 1933 में गांधी जी को पुनः बंदी बना लिया गया। अनशन करने पर जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो सरकार ने 23 अगस्त को उन्हें बिना शर्त के रिहा कर दिया। मई 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में आंदोलन बिना शर्त के वापस ले लिया गया। जून 1934 में कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ। एक व्यक्ति की भलाई में ही सबकी भलाई निहित है। इस अवधारणा से तात्पर्य है समाज के अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई के स्थान पर संपूर्ण लोगों की संपूर्ण भलाई, कल्याण एवं विकास। गांधी जी के अनुसार वकील और नाई दोनों के कार्य की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान है। मेहनत मजदूरी कर किसान का सादा जीवन ही सच्चा जीवन है। गांधी जी के सर्वोदय विचार के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास की कामना करते हैं। वे अधिक से अधिक लोगों की भलाई के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत बहुसंख्यकों के हितों के लिए अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की जा सकती है। तो ये गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ यहाँ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चरखा संबंधी विचार। लिखा है गांधी जी के अनुसार चरखा भारतीयता व जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह असहायों को सहारा प्रदान कर उनका गौरव बढ़ाता है। चरखा आत्मविश्वास, आत्मसंयम तथा आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। चरखा एक शांत किंतु निश्चित क्रांति को लाने वाला है। चरखा व्यापारिक युद्ध का प्रतीक न होकर व्यापारिक शांति का प्रतीक है। यह सभी को स्वावलंबन का संदेश देता है। गांधी जी का मानना है कि चरखे की सहायता से भारत के आर्थिक और नैतिक पुनरुद्धार में बहुत सहायता मिलेगी। तो चरखा संबंधी गांधी जी के ये विचार लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वदेशी का प्रमुख प्रतीक खादी। स्वदेशी की इस व्यापक धारणा को स्वयं गांधी जी ने प्रतीकात्मक रूप से आम जनता को समझाने के लिए खादी का रूप दिया। खादी का संदेश वे स्वयं नियमित रूप से चरखा चलाकर देते रहते थे तथा उनके सभी आश्रमवासी एवं अनुयायियों को नियमित रूप से चरखा चलाने के लिए कहते थे। किंतु आम जनता, स्वयं उनके अधिकांश अनुयायी भी स्वदेशी की व्यापक धारणा को भूल गए और खादी का पर्याय ही बना दिया। गांधी जी के लिए चरखे का संगीत आत्मा की आवाज था। उनके लिए खादी आर्थिक स्वाधीनता, समानता एवं स्वाभिमान का प्रतीक थी। उन्होंने खादी को भारतीय एकता का प्रतीक बना दिया। उसे खद्दर के रूप में पहनाकर सबको राष्ट्रीय वेशभूषा से सुसज्जित कर दिया। वे कृषि एवं खादी निर्माण को मानव के दो फेफड़ों की तरह मानते थे। तो ये आपको याद रखना है। गांधी जी कृषि एवं खादी निर्माण को मानव के दो फेफड़े मानते थे। उनकी दृष्टि में खादी में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की तथा अस्पृश्यता निवारण की क्षमता थी। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। तो गांधी जी स्वयं चरखा चलाते थे और उनके जो अनुयायी थे उनको भी चरखा चलाने के लिए कहते थे, जो आश्रमवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ट्रस्टीशिप संबंधी विचार। ट्रस्टीशिप या न्यासिता की अवधारणा गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख इकाई, जिसका आधार अहिंसा, स्वराज और समता है। गांधी जी का मत है कि समाज अहिंसा पर आधारित है।
गांधी जी का वास्तविक उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो शोषण रहित हो। यानी की गांधी जी का वास्तविक उद्देश्य क्या था कि ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें शोषण ना हो, यानी कि वह शोषण रहित हो। उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में आत्मनिर्भरता, परोपकारता, उत्पादन करने वाली इकाई की स्वायत्तता का होना अनिवार्य है। अहिंसा, समान वितरण और न्यायता एक दूसरे पर आधारित हैं। गांधी जी के अनुसार न्यायता ऐसा साधन है जो अहिंसात्मक है तथा जिसके माध्यम से आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके मूल में यह भावना काम करती है कि धनवान व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त संपत्ति के लिए संरक्षता की भावना रहनी चाहिए और पड़ोसियों की तुलना में उसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा को अत्यंत गतिशील माना। गांधी जी के अनुसार अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी को अन्न और वस्त्र का अभाव न हो, यानी कि कोई भी अन्न और वस्त्र से वंचित ना रहे, ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक को इतना काम अवश्य मिलना चाहिए कि वह खाने और पहनने की आवश्यकता को पूरा कर सके। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इतना काम तो मिलना ही चाहिए कि वह अपने खाने की व्यवस्था कर सके और पहनने की। तो गांधी जी ऐसा मानते थे और उनके अनुसार अर्थव्यवस्था ऐसी ही बताई गई है जिसमें किसी को भी अन्न और वस्त्र का अभाव ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सत्याग्रह। लिखा है सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात आत्मशक्ति, प्रेम शक्ति और सत्य शक्ति का आग्रह है। तो सत्याग्रह का अर्थ ही क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह करना। आगे लिखा है यह एक ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। सत्याग्रह केवल सामूहिक संघर्ष और प्रतिकार की पद्धति नहीं है, यह व्यक्तिगत और घरेलू संघर्ष को भी आत्म संयम द्वारा समाधान प्रस्तुत करता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये केवल सामूहिक संघर्ष की पद्धति नहीं है बल्कि व्यक्तिगत और घरेलू संघर्ष को भी आत्म संयम द्वारा समाधान प्रस्तुत करता है। सत्याग्रह शब्द केवल संघर्ष और प्रतिकार का ही सूचक नहीं है बल्कि रचनात्मक कार्यों का भी सूचक है। सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग है तथा सत्याग्रह में अनुकूल परिस्थिति रहने पर भी बल प्रयोग वर्जित है, यानी हिंसा का मार्ग नहीं अपना सकते। हमें अहिंसात्मक रूप से अपना आग्रह करना है। आगे बढ़ते हैं। यह बहादुरों का अस्त्र है जिसमें किसी भी रूप में हिंसा का समावेश संभव नहीं है। सत्याग्रह का आधार गीता का निष्काम कर्मयोग है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आधार साध्य व साधन की एकता है। सत्याग्रह का सिद्धांत हमें यह संदेश देता है कि दुनिया का आधार शस्त्र बल न होकर आत्मबल है, सत्य है, न्याय है, सेवा है, दया है। सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग है। यह एक असीमित एवं अपरिमित अवधारणा है। सत्याग्रह में सत्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है और उसका किसी भी मूल्य पर त्याग नहीं किया जाता है, यानी कि हमें सत्य का त्याग नहीं करना होता है किसी भी मूल्य पर। आगे बढ़ते हैं। अंतिम विजय सत्य की ही होती है। सत्याग्रही पर बल प्रयोग का कोई प्रभाव नहीं होता। सत्याग्रही स्वभाव से कानून का पालन करने वाला होता है। वह अंतःकरण की आवाज को सर्वोच्च कानून मानकर उसका पालन करता है। सविनय अवज्ञा द्वारा कतिपय कानूनों का विरोध केवल देखने मात्र में ही अवज्ञा दृष्टिगोचर होती है। यथार्थ में उच्चतर कानून तथा नैतिकता का पालन करता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि सविनय अवज्ञा द्वारा कतिपय कानूनों का विरोध केवल देखने मात्र में ही अवज्ञा दृष्टिगोचर होता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? वह उच्चतर कानून अथवा नैतिकता का पालन करता है।
गांधी जी ने सत्याग्रह को सत्य के प्रति आग्रह तथा इस प्रकार के आग्रह से उत्पन्न शक्ति माना है। बुराई पर प्रेम द्वारा विजय प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा व्यवहार परिवार, समाज तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संभव है। सत्याग्रह की सीमाओं के विषय में 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ये 3 सिद्धांत यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या क्या है? सत्याग्रह करने वालों को अपनी मूल मांग को नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। यानी कि जो सत्याग्रह कर रहे हैं उन्हें अपनी मूल मांगों को नहीं बढ़ाना चाहिए। सत्याग्रह से प्राप्त सफलता सत्याग्रह द्वारा ही बनी रह सकती है तथा सत्याग्रह से जो कुछ प्राप्ति संभव है वह निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो ये 3 सिद्धांत बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉलस्टॉय से प्रेरणा प्राप्त कर गांधी जी ने सत्याग्रह को पारिवारिक जीवन की सीमाओं से बाहर निकालकर सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। सत्याग्रह में न कोई नेता होता है और न ही कोई अनुयायी, सभी नेता हैं और सभी सत्याग्रह के मार्ग के समान अनुगामी हैं। आत्मनिर्भरता सत्याग्रह की प्रमुख विशेषता है। सत्याग्रह प्रगतिशील प्रक्रिया है, इसमें न्यूनतम भी अधिकतम है। इसमें न्यूनतम नष्ट नहीं होता और पलायन का कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह का संघर्ष दीर्घकालीन होता है, वह लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात ही समाप्त होता है। सत्याग्रह का प्रयोग दूसरे के हितों व सार्वजनिक हितों के लिए किया जाना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह को प्रत्यक्ष कार्यवाही का सर्वाधिक प्रभावशाली शस्त्र माना है, लेकिन उन्होंने यह सलाह दी कि सत्याग्रह करने से पहले अन्य उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए। जब अन्य उपाय निष्फल हो जाएं, तभी सत्याग्रह का अवलंबन किया जाना चाहिए। यानी कि पहले जो और उपाय हैं उन्हें अपनाया जाए, जब वो विफल हो जाएं तब हमें सत्याग्रह को अपनाना चाहिए। यानी कि तब हमें सत्याग्रह का अवलंबन किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सत्याग्रह के साधन। तो सत्याग्रह के साधन क्या क्या बताए गए हैं? सविनय अवज्ञा, असहयोग, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, धरना और उपवास, ये सत्याग्रह के साधन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन का विकेंद्रीकरण। गांधी जी शासन के अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शासन के विकेंद्रीकरण से अधिक लोग शासन कार्य में भागीदार बन सकेंगे। तो ये आपको याद रखना है। गांधी जी जो थे ये शासन के अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। व्यक्ति शासन की प्राथमिक इकाई होगा। शासन के केंद्रीकरण से व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है। गांधी जी के अनुसार शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने से देश के 7 लाख गांवों को स्वतंत्रता पूर्ण कार्य करने का तथा शासन में भागीदारी करने का मौका मिलेगा। शासन एक पिरामिड की भांति न होकर एक महासमुद्रीय वृत्त के अनुसार होगा। इसीलिए गांधी जी ने पंचायती राज का समर्थन किया। प्रत्येक गांव में पंचायतें होंगी जो अपने गांव के संबंध में निर्णय लेंगी तथा विकास योजनाओं का निर्माण कर स्वयं ही उनका कार्यान्वयन भी करेंगी। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व दिखाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी, यहाँ इस चित्र में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, आसिफ अली, बीबी मित्र, विपिन चंद्र पाल, श्री औरोबिंदो इस चित्र में दिखाए गए हैं। अरुणा आसिफ अली, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और गोपाल कृष्ण गोखले, ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लेसन जो है यहीं पर होता है समाप्त। अब यहाँ पर ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं।
ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, आप लोग कमेंट में बताएंगे। 1885 में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ। तीसरा है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित किया। और चौथा है असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर आरंभ हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर मैं स्वयं बताऊंगी और अगला चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगी। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, पहला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है क्योंकि उसमें डिटेल में कई चीजें बताई गई हैं और जो ये दूसरा पार्ट है ये ज्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। पहला तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया था, ये दूसरा चैप्टर था, इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बुक में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बस यही चैप्टर ज़्यादा बड़ा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और प्रैक्टिस वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी आप लोगों के पास समय है। और इसके पहले वाली जो किताबें मैंने पढ़ाई हैं उसकी वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। यदि आपने नहीं देखी है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल के उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।